वह नीम का पेड़ हमेशा ही मेरी आंख में कांटे की तरह चुभता था। उसकी पत्तियां झड़कर घर के दालान को गंदा करती। बारिश के मौसम में उसकी पकी हुई निबोलियां और पत्तियां उठाते समय मैं कितने ही अनैतिक शब्दों से उसे अलंकृत करता, जिनकी शब्दों की तारतम्यता सुनकर मेरे महाविद्यालय से प्राप्त की गई डिग्रियां लज्जा का अनुभव करती हुई अपना चेहरा ढांप लेती थी। वृक्ष ही था, पर उसका होना न जाने क्यों मुझे अखरता था, और उस पर रहने वाले कौवों और गौरैयों की आवाज मेरी दोपहर की नींद में खलल करती तो मन खींच उठता। मेरी ही नींद खराब करनी है तुम सबको, चलो जाओ यहाँ से। एक पल का आराम नहीं तुम सबके कारण, और उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका चिल्लाना और बढ़ जाता, जैसे मुझे चुनौती दे रहे हों। उस पेड़ की छाया ने मेरे द्वारा रोपे गए कितने ही पुष्प पौधों को सुखा दिया था। कितने प्यार से लाया था वो पौधे, अलग अलग रंगों के, अलग अलग प्रजातियों के। सोचा था जब बगीचा तैयार होगा तो आराम कुर्सी डालकर सुबह की चाय और अखबार की ताजा खबरों का आनंद वहीं लूंगा। मैं उन्हें बहुत प्यार से लगाता, पानी देता और उन पर नई कोपले आने का इंतजार करता। पर उस नीम के पेड़ को मेरी इतनी सी खुशी भी कहाँ भाई। अपने दैत्याकार शरीर से वह स्वार्थी पेड़ नन्हे पौधों के हिस्से की धूप भी निकल जाता। मेरी स्वप्नों की बगियां धीरे धीरे उजड़ गई। मुझे कार्यालय के आवश्यक कार्य से कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। लौटा तो देखा उस पेड़ की बढ़ती डाल ने गौशाला की छत ही गिरा दी। कुछ महीने पहले ही तो मरम्मत कराई थी। अब उसका होना मुझे बहुत अखर रहा था। कई दोस्तों ने सलाह भी दी कि इसे काट के बेचो, स्कूटर तक के पैसे निकल आएंगे। मैं भी स्कूटर की सवारी के स्वप्न देखने लगा और कल्पना में अपने कार्यालय के मित्रों को ईर्ष्या से जलता देखकर रोमांचित हो उठता। जब भी कार्यालय जाने के लिए घर से निकलता तो मुझे उस पेड़ की जगह नया लाल रंग का चमकता स्कूटर खड़ा होने की मरीचिका मेरी इच्छा को तीव्र करती। सारा दिन मैं उन तर्क वितर्कों के बारे में सोचता जिससे मैं माँ को उस पेड़ को कटवाने के लिए तैयार कर सकूं। पर जैसे ही माँ के सामने यह विचार रखता, माँ के भावुकतापूर्ण तर्कों के आगे मेरी एक न चलती और मुझे यह योजना ठंडे बक्से में डालनी पड़ती। इस बात को छेड़ते ही माँ को उसके विवाह से लेके पिताजी के मृत्यु तक के किस्से और उसके सजल नेत्र मुझे चुप रहने को मजबूर कर देते। वह पेड़ मेरी माँ को कल्प वृक्ष और मुझे रक्त बीज जैसा दानव दिखाई पड़ता, जिसका विनाश मुझे असंभव प्रतीत होता। माँ ने न जाने उस पेड़ की कहानी कितनी ही बार सुनाई थी। माँ बताती यह पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था और मेरे पिताजी का बचपन इसकी टहनियों में खेल कर बीता था। पिताजी इस वृक्ष को अपने भाई जैसा मानते थे। उत्सवों में उस पेड़ के पास दीपक जलाया जाता था और पिताजी से रंग बिरंगी सजावटी वस्तुओं से सजाया करते थे। घंटों पेड़ के नीचे वह कोई पुस्तक पढ़ते बिता देते थे। माँ बताती कैसे सावन का मौसम आते ही उसकी ऊंची डाल पर झूले बांध दिए जाते। घर की सारी महिलाएं उस पर झूला झूलती। शाम होते ही उस पेड़ के नीचे सभी बुजुर्गों की बैठक लगती और भुने हुए चने और रेवड़ियों के साथ हंसी कहकहों के दौर शुरू होते जो देर रात तक थमते। माँ कहती कितना सुख और दुख झेला है इसने साथ में, और मैं माँ की व्यर्थ की संवेदनाओं के बोझ में दबा हुआ और जबरदस्ती मेरे घर के आंगन में कब्जा किए अपने चच्चा और उसके अघोषित रिश्तेदारों द्वारा की गई गंदगी साफ करना अपना धर्म समझने लगा था। समय गुजरता रहा। इधर पक्षियों का परिवार बढ़ता चला गया। ठंड के मौसम में उनके दूर के रिश्तेदार प्रवासी पक्षी भी छुट्टियां मनाने उस पेड़ पर आते और सामूहिक स्वर में मेरी मानसिक शांति भंग करने का सफल प्रयास करते। इधर माँ का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिरने लगा। अपने घरेलू इलाजों से अपनी बीमारी को टालती रहती, पर एक दिन अचानक बिस्तर में पड़ गई। डॉक्टर का इलाज चलने लगा। स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। खबर सुन के मौसी कुछ दिन के लिए माँ का ख्याल रखने आई, पर वह भी कितने दिन रुकती। अपनी अपनी गृहस्थी, अपनी अपनी जिम्मेदारियां, कई सारी नसीहतें देकर वह वापस चली गई। माँ का ध्यान रखना जरूरी था। मैंने नौकरी छोड़ दी और माँ की सेवा करने के लिए घर में ही रहने लगा। इलाज के दौरान जो भी जमा पूंजी थी खत्म होने लगी। माँ के डॉक्टर ने बड़े शहर के बड़े अस्पताल में माँ की जांच कराने की सलाह दी। मैंने तुरंत जाकर वहां डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली और माँ को लेकर बड़े शहर पहुंच गया। कई सारी जांच के बाद अंततः डॉक्टर माँ की बीमारी का पता लगा पाए, परंतु इलाज के लिए एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी। ऑपरेशन का खर्च ज्यादा था। इधर जमा पूंजी तो सारी ही खर्च हो गई थी।
इतने पैसों का इंतजाम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी मैं डॉक्टर से ऑपरेशन का दिन और समय निश्चित कर वापस आ गया। मैंने कई मित्रों से पैसे उधार मांगे, पर सब ने अपनी अपनी गृहस्थियों की मजबूरी बताकर हाथ खड़े कर लिए। सभी रिश्तेदारों से भी संपर्क किया, परंतु मदद की आशा धीरे धीरे खत्म हो गई। माँ के गिरते स्वास्थ्य को देखकर मुझे चिंता ने घेर लिया। अब मैं पक्षियों के शोर को भी चुपचाप सहन करता और उन्हें खरी खोटी भी नहीं सुनाता। माँ के चुपचाप लेटे रहने के कारण जो सन्नाटा घर में भर गया था, ये पक्षी किसी हद तक उसे भरने का सफल प्रयास करते। मन की पीड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगी। दोस्त भी इस शंका में किनारा करने लगे कि अपनी व्यथा सुनाते सुनाते कहीं मैं उनसे उधार न मांग बैठूं। मन की व्यथा सुनने वाला कोई भी आसपास दिखाई न पड़ता। माँ के सामने जबरदस्ती प्रसन्न रहने का ढोंग रचाना पड़ता था। किससे कहूँ, किसके सामने अपनी आंखों में भरे सागर को लीच कर खाली कर दूं। जब दोस्तों ने ही मुंह मोड़ लिया तो मैंने अपने पुराने शत्रु से ही मित्रता करने का मार्ग चुना। रोज शाम में उस नीम के पेड़ के इर्द गिर्द टहलते हुए अपनी व्यथा सुनाता और मानवों की संवेदनाओं के मरने पर टिप्पणी करता। जब उसकी पत्तियां हिलती तो मैं अपनी बातों का मूक समर्थन उस हलचल में खोज ही लेता। उस पेड़ पर एक भरी पूरी दुनिया ही विद्यमान थी, जो मेरे जीवन के खालीपन को भरने का प्रयास करती। पर माँ के स्वास्थ्य की चिंता और उसके ऑपरेशन में लगने वाला पैसों का इंतजाम मुझे हर पल व्याकुल किए रहता। जैसे तैसे करके मैंने कुछ पैसों का इंतजाम किया, पर पैसे अभी भी कम पड़ रहे थे। कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। माँ के ऑपरेशन की नियत तिथि पास आ गई थी। प्रत्येक दिन का अंत मेरे अंदर के धैर्य को निचोड़ जाता और मैं भीतर ही भीतर टूट जाता। एक रात चारपाई में करवटें बदलते हुए मैं माँ के स्वास्थ्य और पैसों का इंतजाम करने के लिए उपक्रमों पर विचार कर रहा था। तभी एक जोरदार आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। ऐसा लगा जैसे समीप ही कहीं गाज गिर गई हो। मैं भागता हुआ घर के बाहर पहुंचा। बाहर का दृश्य मेरी धड़कनों को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त था। आसमान एकदम साफ था। बिजली गिरने की आशंका से को धूमिल करता हुआ, पर मैंने जो देखा वह मेरी आंखें नम करने के लिए काफी था। वर्षों से सीना ताने आकाश की ऊंचाई को ललकारता मेरा पुराना शत्रु और नया मित्र, वह नीम का वृक्ष दालान को छूता हुआ सड़क को पार करता जमीन पर पसरा पड़ा है। उसमें बसेरा करने वाले सैकड़ों पक्षी अपनी चहचहाहट से अपने आश्रयदाता के लिए विदाई गीत गा रहे हों। वह दृश्य इच्छा मृत्यु का वर्णन करने के सामर्थ्य रखने वाले भीष्म पितामह के अवसान से तनिक भी कम प्रभावी नहीं था। मैं इतना भावुक कभी नहीं हुआ, पर न जाने क्यों उस दिन मैं फूट फूट कर रोया। सुबह होते ही पड़ोसियों की भीड़ जमा होने लगी और सभी उस सड़क से हटाने का उपक्रम करने लगे। उस पेड़ की शाखाओं को अलग अलग कर गौरवमयी अस्तित्व को छिन्न भिन्न कर दिया गया। ठेकेदार ने मेरे हाथों में 50,000 रुपए रख दिए। मेरी आत्मा पैसा लेने का विरोध कर रही थी, पर माँ के ऑपरेशन का ध्यान आते ही वह पैसे मैंने ले लिए। आज उस थोपे हुए रिश्ते ने अपनी सार्थकता सिद्ध कर दी थी। ऐसा लगा मानो एक बार पुनः दधीची ने मानव रक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। माँ का ऑपरेशन सफल हुआ और वह भली चंगी होकर वापस लौट आई, पर घर अभी भी सूना सूना लग रहा था, जैसे एक बार पुनः मेरे सर से पिता का साया उठ गया हो। सारी रात मैंने करवटें बदलता रहा और भोर होते ही कुदाल लेकर मैं खाली जगह में पौधे रोपने चल दिया।